वहीं सीमांचल में 5 सीट जीतने के बाद एआईएमआईएम का जोश आई है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा बयान दिया। ओवैसी ने कहा कि वो बिहार में नीतीश सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन इसके लिए शर्त है। क्या है आखिर वो शर्त, रिपोर्ट में देखिए। नीतीश कुमार की सरकार है, बिहार की जनता ने उनको इक़्तिदार दिया है, हमारी तरफ से हम उनको पूरा ताउन पेश करेंगे। विधानसभा चुनाव के सियासी रण में कभी सीएम नीतीश को खूब सुनाने वाले, एनडीए पर करारा वार करने वाले असदुद्दीन ओवैसी के सुर बदल गए हैं। एआईएमआईएम चीफ ने अब नीतीश कुमार सरकार को समर्थन देने की बात कही है, लेकिन उन्होंने ये भी शर्त रखी है कि सीमांचल के लोगों को उनका हक मिले। ओवैसी ने अमौर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अब सीमांचल में हालात सुधरना चाहिए। नीतीश कुमार की सरकार है, बिहार की जनता ने उनको इक़्तिदार दिया है, हमारी तरफ से हम उनको पूरा ताउन पेश करेंगे, बशर्ते कि वो सीमांचल की जनता से इंसाफ करें, यहाँ पर फिरका परस्ती को बनने ना दें और इंसाफ अगर जब बात मजलिस करती है तो सिर्फ मुसलमानों से नहीं बल्कि सीमांचल की सरजमीन पर हमारे हिंदू भाई भी रहते हैं, दलित भाई भी रहते हैं, आदिवासी भी रहते हैं, इन तमाम से इंसाफ की लड़ाई मजलिस लड़ रही है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के बयान से बिहार में सियासी पारा चढ़ गया है। ओवैसी के बयान पर एक तरफ जहां जेडीयू बहुत कुछ खुलकर नहीं बोल रहा, सिर्फ इतना कह रहा कि हमने सीमांचल की तस्वीर बदली है, तो दूसरी तरफ बीजेपी खुलकर यह कह रही है कि ओवैसी की जरूरत हमें नहीं है। तो आरजेडी और कांग्रेस ने कहा यह साफ हो गया है कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। अब इस संबंध में देखिए, हमको निर्णय लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन सीमांचल के विकास को उन्होंने शर्त रखा, तो मैंने यह जरूर कहा है कि तस्वीर हमने बदल दी है, तकदीर भी हम बदल देंगे। मोहम्मद ओवैसी साहब ने यह कहकर अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दिया है कि यदि मुसलमानों का साथ दें, सीमांचल का विकास करें, तो उनका समर्थन कर सकते। ओवैसी जी, आपको मालूम होना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नजर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक समान है। ओवैसी साहब जब से बिहार में कदम रखे हैं चुनाव लड़ने के लिए, तब से धीरे धीरे एक धर्म विशेष, समुदाय विशेष की राजनीति में आभा और संख्या दोनों घटवाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि वो किनके पार्टनर हैं ये बात बताने की जरूरत नहीं है, सर्वविदित है। देखिए, एनडीए का बिहार में जो ठगबंधन बना है उसके एक पार्ट ओवैसी जी भी है, और हम लोग तो शुरू से यह बात कहते रहे हैं कि ओवैसी जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में पूरे देश में काम कर रहे हैं। बिहार में शर्तों के साथ ओवैसी नीतीश को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। विधानसभा चुनावों में सीमांचल की 24 सीटों में से 14 सीटें एनडीए ने जीती। इसके बावजूद ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने अपनी पकड़ बनाए रखी और 5 सीटें अपने नाम की। ओवैसी की पार्टी ने चुनाव से पहले महागठबंधन में भी शामिल होने के लिए पहल की थी, लेकिन बात नहीं बन पाई थी। अब सीएम नीतीश को शर्त के साथ समर्थन देने की बात कहकर ओवैसी ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो अयोध्या वो नगरी जहां समय ठहर कर आस्था की धुन सुनता है, जहां हर सुबह मंदिर की सीढ़ियों पर रोशनी ऐसे बिखरती है जैसे स्वयं प्रभु श्री राम श्रद्धालुओं को आशीष दे रहे हों। और आज वही अयोध्या अपनी गोद में इतिहास का एक और स्वर्णिम अध्याय लिखने जा रही है। ध्वजारोहण का अद्भुत उत्सव आप भी देखिए। अब मंदिर पर लहराएगा मेरा भगवा प्यारा, राम राज फिर आएगा, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा। जहां हर सांस में प्रभु श्री राम का नाम घुला हो। यहाँ की हवा में भक्ति है, यहाँ की मिट्टी में इतिहास है, और यहाँ आने वाला हर भक्त एक अजीब सी शांति महसूस करता है। रामलला के दरबार की ओर बढ़ते कदम सिर्फ रास्ता नहीं तय करते, वो इंसान के भीतर सोई हुई श्रद्धा को जगा देते हैं।
अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं है, वो भाव है जो दिल को नम कर देता है और आत्मा को स्पर्श कर जाता है। अयोध्या नगरी ध्वजारोहण के लिए तैयार हो चुकी है। 25 नवंबर के दिव्य और भव्य आयोजन की ऐसी अलौकिक तैयारियां चल रही हैं, जिन्हें देखकर श्रद्धा और भक्ति का सागर उमड़ता है। महिलाओं का समूह, सिर पर सरयू जल से भरे कलश, कदमों में विनम्रता और नजरों में भावनाओं का उफान। वे अपनी कथा के लिए निकल रही हैं, पर रास्ते भर के गीतों में अयोध्या की बदली हुई तस्वीर गूंजती है। जैसे जय दिन राम जन्म श्रुति गावहीं और तीर्थ सकल तहाँ चले वावहीं, ऐसे भावुक होकर के हमारे अयोध्यावासी, हमारे नगर के वासी और यहाँ के हमारे अच्छे जरा हमें कुछ गुनगुना कर दिखा प्रधानमंत्री के रूप में आए। उनकी आंखें नम हैं, पर मुस्कान चमकती है। वे कहती हैं, हमने ऐसी अयोध्या कभी नहीं देखी। सोचा नहीं था कभी कि ऐसा होगा यहाँ पे। ऐसा होगा। अयोध्या देख के कैसा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत, कभी सोचा नहीं था। कभी सोचा नहीं। अयोध्या से हैं आप लोग? हाँ, यहीं के प्रॉपर यहीं के हैं अयोध्या के। अब पहले की अयोध्या और अब की अयोध्या में अंतर है, बहुत अंतर है। यहाँ राम रक्षा स्तोत्र की पंक्तियां हवा में तैरती हैं और श्रद्धालुओं के मन में शांति की नदी उतर आती है। ये सिर्फ अनुष्ठान नहीं, उस युग की वापसी सा लगता है जहां धर्म, धैर्य और करुणा का शासन था। आयोजन में किसी भी तरह की बाधा ना हो, इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया है। 25 नवंबर को पीएम मोदी भी आने वाले हैं, इसलिए चप्पे चप्पे पर पैनी नजर है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय इस शुभ घड़ी की पूरी कहानी बताते हैं। ये शुभ पर्व है, शुभ पक्ष है। राम जन्मभूमि मंदिर पर 10 फीट ऊंचा और 20 फीट लंबा ध्वज ऊपर धीरे धीरे चढ़ाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी, माननीय सरसंघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ डॉक्टर मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल महोदया और मुख्यमंत्री जी इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। अनेकों जनप्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। 25 नवंबर का ये उत्सव सिर्फ एक दिन नहीं, ये सदियों से चली आ रही राम भक्ति की पूर्णता है। अयोध्या आज दीपों से नहीं, बल्कि लाखों दिलों की भावनाओं से चमक रही है। रामलला के दरबार में होने वाला ध्वजारोहण उन सभी भक्तों की प्रार्थनाओं का उत्तर है, जो पीढ़ियों से इस पल का इंतजार कर रहे थे। उधर अयोध्या में 25 नवंबर को राम मंदिर में ध्वजारोहण को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं, लेकिन सियासत तेज होती जा रही है। सपा नेताओं ने एक बार फिर से ध्वजारोहण के कार्यक्रम पर सवाल उठाए हैं। इसी बीच जगतगुरु रामभद्राचार्य का कहना है कि अयोध्या हो गया है अब काशी, मथुरा बाकी है। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में 25 नवंबर को राम मंदिर के भव्य और दिव्य ध्वजारोहण की तैयारियां चल रही हैं। पूरी अयोध्या नगरी दुल्हन की तरह सज रही है। राम मंदिर पर ध्वजारोहण को लेकर सीएम योगी ने प्रदेशवासियों के नाम चिट्ठी लिखी है। सीएम योगी ने लिखा, मेरे प्रिय प्रदेशवासियों, 25 नवंबर 2025 को श्री अयोध्या धाम का नाम इतिहास के पन्नों पर फिर स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। पीएम मोदी जी के मार्गदर्शन से अयोध्या धाम में काम हो रहा है। अयोध्या में हर कार्य प्रभु श्री राम के जीवन मूल्यों से प्रेरित है। मेरी यही कामना है कि धर्म ध्वजा की पुनर्स्थापना से प्रदेश में सुख, शांति और समृद्धि का नया युग आरंभ हो। जय श्री राम। राम मंदिर पर धर्म ध्वजारोहण से पहले साधु संतों के अयोध्या पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अयोध्या पहुंचे कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने धर्म ध्वजा के महत्व को समझाया।
हमारे सनातन में धर्म ध्वजा का अलग महत्व है और ये हम सभी सनातनियों के लिए बहुत बड़े पल हैं, गौरव के पल हैं, जहां हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो कि देश का भी गौरव है, जिन्होंने पूरे विश्व में भारत का गौरव बढ़ाया है, वो ध्वजारोहण करेंगे, वो भी अयोध्या में आके। राम मंदिर ध्वजारोहण पर एसपी नेताओं ने फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने पूछा कि पीएम और सीएम किस हक से राम मंदिर का ध्वजारोहण करेंगे। किसी धार्मिक गुरु से कराना चाहिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो है वो स्वयं ही उद्घाटन करने का काम करते हैं, ये उचित नहीं है। अयोध्या से सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने राम मंदिर ध्वजारोहण को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ध्वजारोहण कार्यक्रम का अभी तक कोई निमंत्रण नहीं मिला है, अगर मिलेगा तो वो जरूर जाएंगे। कोई निमंत्रण नहीं मिला और निमंत्रण मिलेगा या जो भी व्यवस्था होगी अंदर जाने का, पास है या इनवाइटेशन है, निमंत्रण कार्ड है, जो भी व्यवस्था के तहत एंट्री करने का वो मिलेगा तो मैं निश्चित तौर से जाऊंगा। सारा कारोबार छोड़कर नंगे पैर जाऊंगा। जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज का कहना है कि सनातन को लेकर हम लोग अल्फाबेट के रूप में काम करेंगे। अयोध्या हो गया है, अब काशी मथुरा बाकी है। वहीं मौलाना ने चेतावनी दी है कि ज्ञान व्यापी और शाही ईदगाह मस्जिद का फैसला अयोध्या जैसा आया तो देश हित में नहीं होगा। अल्फाबेट के क्रम से काम करेंगे। अ हो गया, अब क होगा, काशी, फिर मथुरा। मुसलमानों ने अपने सीने पर पत्थर रखकर बाबरी मस्जिद का फैसला सुन लिया, मगर अब किसी दूसरी मस्जिद का फैसला सुनने के लिए मुसलमान तैयार नहीं है। अयोध्या के राम मंदिर में जहां ध्वजारोहण का तय समय नजदीक आ रहा है, वैसे ही सियासी पारा भी हाई होते जा रहा है। राम मंदिर पर एक बार फिर सियासी वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। तो अखिलेश यादव ने पार्टी के नेताओं पदाधिकारियों को अल्टीमेटम दिया है। अखिलेश ने कहा है कि जो लोग एसआईआर को लेकर सीरियस नहीं है उनका टिकट कटेगा। समाजवादी पार्टी ने यूपी में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया को 3 महीने तक आगे बढ़ाने की मांग भी की है, जिस पर बीजेपी ने पलटवार किया। रिपोर्ट देखिए। बिहार चुनाव के नतीजे के बाद अखिलेश यादव अब यूपी में विधानसभा चुनावों को लेकर एक्टिव दिख रहे हैं। एसपी ऑफिस में बैठक के दौरान अखिलेश ने एसआईआर को लेकर साफ कहा कि जो नेता एसआईआर की प्रक्रिया में सीरियस होकर शामिल नहीं होगा, उसका टिकट कटा हुआ ही माना जाएगा। ये टिकट मांगने आई है, विधानसभा बिल्कुल लखनऊ के पास ही है, वहां एसआईआर कराई जाएगी ना, टिकट नहीं मिलेगी। टिकट नहीं मिलेगी या लखनऊ में रहोगी तो टिकट नहीं मिल सकती। वहीं एसआईआर को लेकर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने पलटवार कर कहा कि विपक्ष का लगाव घुसपैठियों के साथ है। एसआईआर से अगर उनका नाम हटाया जा रहा है तो दिक्कत क्या है? अगर एसआईआर में एक पारदर्शी सूची बनाकर उनका नाम हटाया जा रहा है तो दर्द तो उनको होना चाहिए जो बांग्लादेशी घुसपैठी भाग के वापस बांग्लादेश जा रहे हैं या म्यांमार भाग रहे हैं, लेकिन दर्द विपक्ष को हो रहा है, ये ताजुब है। एसपी ने यूपी में चल रही एसआईआर प्रक्रिया को 3 महीने आगे बढ़ाने की मांग भी की है। यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक शिकायती पत्र लिखा गया है। लखनऊ की पूर्वी विधानसभा के 1100 मतदाता लापता होने समेत वोटर लिस्ट से जुड़े कई मुद्दे उठाए गए हैं। इस प्रयास को सफल नहीं होने देगी और चुनाव आयोग को जो एसआईआर की समय सीमा है उसको निश्चित रूप से बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि लोगों के अधिकारों को वंचित करके
कोई किसी भी तरह से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। इसलिए समाजवादी पार्टी ने इस मांग को दोहराया है कि समय जो एसआईआर का है उसको आगे बढ़ाएं। एसपी बिल्कुल नहीं चाहती कि एसआईआर में ऐसे वोट कटें जो उनकी पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाले हों। अखिलेश यादव का इस तरह का सख्त रुख साफ तौर से इस तरह की कोशिश है कि पार्टी में नए जोश को बढ़ाया जाए। एक्टिव न रहने वाले नेताओं को अखिलेश यादव ने अल्टीमेटम दिया है। समाजवादी पार्टी में एसआईआर का मुद्दा इतना ज्यादा अहम और खास हो गया है कि अगर कोई पदाधिकारी इस एसआईआर की प्रक्रिया में भाग लेता हुआ नहीं दिखाई देगा तो मानो उसका पॉलिटिकल कैरियर खत्म है। कैमरा पर्सन गोपी गिरी के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो पाकिस्तान के सिंध पर रक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। राजनाथ सिंह ने कहा कि क्या पता कल को सिंध भारत में वापस आ जाए। सभ्यता के हिसाब से सिंध हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि जमीन की बात करें तो बॉर्डर बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में वापस आ जाए। सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए।